वेलकम बैक टू द बैकबेंचर नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो हमारा एक लेसन है या फिर हम यूनिट बोल सकते हैं जिसके अंदर हमें ओल्डरली जो अडल्ट्स है उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है या फिर उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस लेसन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये बस वो यूनिट के अंदर का एक टॉपिक है, ठीक है। इसके अगले टॉपिक्स भी जल्दी ही रिलेटेड उसके वीडियोस आएंगे। आज के लिए बस हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्डर एडल्ट्स ये टॉपिक हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कि मतलब ओल्डर एडल्ट्स कौन रहते हैं? जीरियाट्रिक पर्सन। अभी जीरियाट्रिक्स मतलब कि क्या? जो भी पर्सन 60 एज के ऊपर है उनको हम जीरियाट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या है। एजिंग इज अ प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल डिक्लाइन इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये क्या है? यूनिवर्सल है जिसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिक्लाइन होता है, ठीक है। डेमोग्राफिक शिफ्ट, राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है उसकी वजह से हमारे जो भी हेल्थ कंडीशन है फिर क्रोनिक डिसीजेस है उनके ऊपर का बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है। फिर की कंसेप्ट मल्टी मॉर्बिडिटी मतलब क्या? ओल्डर एडल्ट्स रेयरली हैव जस्ट वन डिसीज, दे यूजुअली सफर फ्रॉम मल्टीपल को ऑकरिंग कंडीशन। अभी जैसे मतलब समझिए कि अगर कोई इंसान को एक आध डिसीज हुआ है जैसे कि डायबिटीज मेलेटिस पकड़ी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर डायबिटीज मेलेटिस हुआ तो उसके साथ बहुत सारे को-रिलेटेड मतलब या फिर उसके साथ ही या फिर उसके जैसे ही डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। वैसे ही उनका पहले इम्यून सिस्टम या फिर जो भी उनका बॉडी फंक्शन है, वो पहले डिक्लाइन हुआ रहता है और उसकी वजह से एक एक डिसीज़ हुआ तो उसके को-ऑकरिंग डिसीज़ भी उनको हो सकता है। ये चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम। अभी क्लासिफिकेशन में क्या-क्या आता है? पहला आता है फिजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स। अभी फिजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं क्रोनिक डिसीजेस लाइक और क्रोनिक डिसीजेस ऑर्गन डिक्लाइन, ऑर्गन का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसमें डिक्लाइन आ जाता है। सेंसरी डेफिशिट्स मतलब कि क्या हियरिंग प्रॉब्लम आता है, दिखने में प्रॉब्लम आता है, वो सब अब इसमें आते हैं फिजिकल में। फिर साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे कि उनको डिमेंशिया होता है या फिर वो कुछ बातें भूल जाते हैं, ऐसा हो सकता है। फिर मेमोरी लॉस। फिर थर्ड टाइप है सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, आइसोलेशन, वो खुद को आइसोलेट करते हैं, ज़्यादा बाहर जाते नहीं वगैरह। फिर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उनको लगता है कि वो उनके फैमिली पे बर्डन है या ऐसा उनको लग सकता है या फिर फाइनेंशियल मतलब उनको सपोर्ट नहीं दे रहे फैमिली को, ऐसे वो सोच सकते हैं। फिर एल्डर अब्यूज़, जो भी उनके बेटा-बेटी है, जो भी है, उनको अब्यूज़ कर सकते हैं, ये उनके सोशल या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। फिर अभी सिस्टम वाइज़ हम देखेंगे कि जो भी ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है? तो पहला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें कि हाइपरटेंशन आता है, लॉस ऑफ अ ब्लड वेसल इलास्टिसिटी, जो भी उनके ब्लड वेसल्स है, उनका इलास्टिसिटी लूज़ हो जाता है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज़ेज़, प्लेक बिल्डअप कॉजिंग एंजाइना और हार्ट अटैक्स, जो भी हमारे ये रहता है मतलब जो भी हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स रहती है, वहाँ पे प्लेक बिल्डअप हो जाता है मतलब एक आप समझिए कि अ, वो जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है, उनको ये करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, जो प्लेक रहता है। तो उसकी वजह से एंजाइना या फिर हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वीकेंड हार्ट मसल लीडिंग टू फ्लूइड रिटेंशन एंड सीवियर ब्रेथलेसनेस, ठीक है? जो भी मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही ओल्डर एडल्ट्स उनके एजिंग के प्रोसेस की वजह से उनके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो वीकेंड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अभी जैसे कि हार्ट मसल क्या हो जाते हैं, वीकेंड हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है और उससे सीवियर ब्रेथलेसनेस हो सकता है, ठीक है। फिर अरिथमियाज, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स हो सकते हैं, सॉरी अरिथमियाज, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स इंक्रीजिंग स्ट्रोक रिस्क। तो स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाता है ओल्डर एडल्ट्स में। फिर आता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अभी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अ, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? वियर एंड टियर आर्थराइटिस कॉजिंग सीवियर जॉइंट पेन। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि क्या? जो भी बोन रहते हैं उनका पोरस फॉर्मेशन हो जाता है,
तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटल फ्रेजाइल बोन्स प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, तो उनमें फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स देख सकते हैं। सैक्रोपेनिया एज रिलेटेड है, जिसमें ये एज रिलेटेड रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एज रिलेटेड लॉस ऑफ मसल मास, स्ट्रेंथ एंड फंक्शनिंग। तो जो भी मसल मास है उसका लॉस हो जाता है या फिर स्ट्रेंथ और फंक्शनिंग लॉस हो जाती है। फॉल एंड फ्रैक्चर्स, अ मेजर कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफन कंबाइनिंग वीक बोन्स एंड पुअर बैलेंस, ठीक है। तो फॉल या फिर फ्रैक्चर की वजह से मोस्टली हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, और वीक बोन और उनका पुअर बैलेंस रहता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है उनकी बॉडी की। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर। अभी फर्स्ट आता है डिमेंशिया और अल्जाइमर, प्रोग्रेसिव डिसीज कॉजिंग मेमोरी लॉस एंड पर्सनैलिटी चेंजेस। जैसे कि मैंने पहले बोला कि उनका वो मेमोरी लॉस या फिर पर्सनैलिटी चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकली या फिर कॉग्निटिव डिसऑर्डर में मोस्टली डिमेंशिया और अल्जाइमर देखे जाते हैं। फिर आता है पार्किंसंस डिसीज, ठीक है। उसमें आता है डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग मूवमेंट, जिसमें कि उनको होते हैं ट्रिमर्स, रिजिडिटी और स्लो मूवमेंट, ठीक है। फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, मतलब कि क्या, स्ट्रोक्स, इंटरप्शन ऑफ अ ब्लड टू द ब्रेन लीडिंग टू पैरालिसिस और कॉग्निटिव डेफिसिट। अभी अ, अगर समझो हमारी बॉडी के ब्लड सिस्टम में या फिर जो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर उसमें इंटरप्शन आ गया और प्रॉपर ब्लड फंक्शन या फिर ब्लड हमारे ब्रेन को पहुंचा नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पैरालिसिस या फिर कॉग्निटिव डेफिसिट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सेंसरी इम्पेयरमेंट। अभी सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या हो सकता है, पहले तो विजन लॉस क्यों हो सकता है, कैटरेक्ट की वजह से क्लाउडीनेस हो जाता है, ठीक है। ग्लोकोमा, ऑप्टिक नर्व जो हमारा आईओपी रहता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर वो बढ़ने से ऑप्टिक नर्व का प्रेशर बढ़ जाता है और वो ये हो जाता है, ग्लोकोमा फॉर्म हो जाता है। फिर मैकुलर डिजनरेशन, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, ठीक है। फिर आता है हियरिंग लॉस। अभी ठीक है, इसमें देखा जाता है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग, फिर लीडिंग टू सोशल विथड्रॉलनेस एंड डिप्रेशन। अभी ठीक है, ये सब होता है सेंसरी इम्पेयरमेंट में, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। अभी रेस्पिरेटरी में हम देखते हैं कि सीओपीडी। सीओपीडी मतलब कि क्या, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने अडल्ट नर्सिंग में पढ़ा ही है। फिर आता है न्यूमोनिया। जो भी ओल्डर एडल्ट रहते हैं उनमें हाई ससेप्टेबिलिटी रहती है, क्यों उनका, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीकेंड है, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसमें क्या मेनली देखा जाता है, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू डिक्रीज मोटिलिटी एंड मेडिकेशंस। अभी कुछ मेडिकेशंस ऐसे रहते हैं कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते ही है, ठीक है। तो वो हम ओल्डर एडल्ट्स को दे रहे हैं तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर वो उनका मोटिलिटी या फिर मूवमेंट कम हो जाते हैं और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन। अभी माल न्यूट्रिशन क्यों होएगा आप बताइए, क्योंकि क्या उनको डेंटल इश्यूज है, डेंटल इश्यूज उसकी वजह से वो प्रॉपरली खा नहीं पाते, या फिर लॉस ऑफ अ टेस्ट, उनको टेस्ट कुछ चीजों का टेस्ट लॉस हो जाता है, या फिर डिफिकल्टी स्वेलिंग या फिर डिस्पेजिया अपन बोल सकते हैं। तो वो उनको होता है और उसकी वजह से ही उनको माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जेनिटो यूरिनरी और रीनल प्रॉब्लम्स। अभी जेनिटो यूरिनरी में पहला आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें क्या होता है कि वो उनका खुद का यूरिन होल्ड नहीं कर सकते। वो क्यों होता है, क्योंकि उनका लॉस ऑफ ब्लैडर ब्लैडर कंट्रोल है, जो ब्लैडर का कंट्रोल रहता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन में भी, मतलब सोशल आइसोलेशन या फिर सोशल विड्रॉल भी कर सकते हैं। फिर बीपीएच। अभी बीपीएच मतलब क्या कहा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अभी ये एक अपन ग्लैंड रहती है या फिर हमारे बॉडी का ऑर्गन है जिसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है हमारे मतलब यूरिनरी सिस्टम में आपने पढ़ा रहेगा, तो उसमें एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। एनलार्जमेंट एनलार्ज प्रोस्टेट इन अ मैन कॉजिंग फ्रीक्वेंट नाइट टाइम यूरिनेशन। तो फिर उसको नॉक्चुरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली देखा जाता है। फिर क्रोनिक किडनी डिसीज, सीकेडी, ग्रेजुअल लॉस ऑफ अ फंक्शन वर्सन बाय लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, सीकेडी भी हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट जेनेटिक प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज। उसमें आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मोस्टली देखा जाता है, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो मिसडायग्नोस या फिर डायग्नोस ही नहीं हो पाता, ठीक है। वो क्यों होता है,
ट्रिगर्ड बाय लॉस, क्रोनिक पेन और आइसोलेशन की वजह से हो सकता है। फिर आता है डिलीरियम, वो क्या रहता है डिलीरियम मतलब एन एक्यूट स्टेट ऑफ अ सीवियर कंफ्यूजन। उनमें क्या रहता है, जो ओल्डरली एडल्ट्स है उनको कंफ्यूजन रहता है, ठीक है बस। फिर आता है स्लीप डिसऑर्डर्स, उनमें इसमें मेनली देखा जाता है कि इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया मतलब कि क्या, वो सो नहीं पाते, ठीक है। ये हो गया साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज। फिर आता है द जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स, द जायंट्स। इसमें क्या देखा जाता है कि इमोबिलिटी, इनएबिलिटी टू मूव फ्रीली, ठीक है। तो उनको फ्रीक्वेंट मूवमेंट नहीं करते। फिर आता है इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट फॉल्स, वो बार-बार गिरते हैं या फिर फ्रैक्चर के चांसेस भी बहुत होते हैं। इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस मतलब कि क्या, लॉस ऑफ बाउल और ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है उनमें। फिर आता है iatrogenesis, मतलब कि क्या, हार्म कॉज्ड बाय मेडिकल इंटरवेंशन, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन फ्रॉम पॉलीफार्मेसी। अभी पॉली ये एग्जांपल क्या है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन फ्रॉम पॉलीफार्मेसी। अभी ये रहता है क्या, पॉलीफार्मेसी मतलब कि अगर एक टाइम पे कोई इंसान मतलब 4 या 5 से ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, तो उसको हम पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। और अगर उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं, तो उनको हम ऑल्टर ड्रग्स में iatrogenics में कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर आता है नर्सिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अब इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर जो भी स्ट्रेटजीज है वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला आता है कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट। जीरियाट्रिक असेसमेंट करेंगे। मेडिकेशन मैनेजमेंट, उसमें हम क्या करेंगे, पॉलीफार्मेसी को प्रिवेंट करने का ट्राई करेंगे। 5 से ज़्यादा एक टाइम पे ड्रग नहीं देंगे। फिर आता है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, मेकिंग होम्स फॉल फ्री। तो अभी उसमें बहुत सारा आता है कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है जिससे हम फॉल हो सकता है, वैसे चीज़ों को हम दूर रखेंगे। बाथरूम में ग्रेविल्स बैठाएँगे। स्किड एंटी स्किड फ्री जो भी फ्लोर्स रहते हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, उसमें क्या करेंगे, हाई प्रोटीन, ईज़िली च्यूएबल डाइट्स ये सब प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है साइको सोशल सपोर्ट, उसमें क्या करेंगे, कॉम्बैटिंग लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। उसके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने हमारे मतलब ये बोल सकते हैं कि स्कीम्स टाइप्स में भी ये किया है, जैसे कि गार्डन्स में ये रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, सोशल ग्रुप्स वगैरह, तो उसमें हम उनको ये करेंगे, एनरोल करेंगे, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखेंगे कि क्या होता है। अभी देखें, एजिंग इज नॉट डिसीज बट इट ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। इसमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। मैनेज इन जीरियाट्रिक हेल्थ रिक्वायर्स अ होलिस्टिक patient centered approach, focus on maintaining function, independence and maximizing the quality of life। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये कंक्लूजन का उतना कुछ ये नहीं है, बस आप पढ़ लेना, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना, ठीक है।